आज का जो हमारा विषय है ये है अधिकारों की एक आरंभिक समझ और इसका भाग 2। आप सब जानते हैं कि ये जो पुस्तकों का स्क्रीनशॉट आपको पीछे दिख रहा होगा, इसे हमने रेफर किया है और मैंने आपको बार बार बताया है कि अधिकारों की एक अच्छी समझ को बनाना है तो ये पुस्तक, आपकी ये पुस्तक और साथ ही साथ इस पुस्तक में मौजूद कुछ चैप्टर आपको मदद करेंगे। ये पुस्तक भी आपके काफ़ी काम आएगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही पुस्तकें हैं और पिछली कक्षा में हमने इस पे बात भी की थी। इन सोर्सेज से मैंने आपको गुजारा था कि हमें इन सोर्सेज को रेफर करना है, यहाँ से हमारी क्लास बहुत अच्छी शुरू होती है, इन्हीं से आपको ज़्यादा बेहतर समझ मिलती है। तो इसके बारे में जानकारी जो भी आप लेना चाहते हैं आप पिछली कक्षा में ले सकते हैं। आज के जो हमारे प्रमुख विषय हैं उसमें अब मैं आपको क्लियर कर बता देना चाहता हूं कि शुरुआत हम इसी से करेंगे। ठीक है, यहां से हम इसको शुरू करेंगे और इन 4 बिंदुओं के बाद थोड़ा सा अधिकारों के बारे में कुछ और जानकारियां भी हम इकट्ठा कर लेंगे। मुख्य बात यह है कि जो कल मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक गिनवाए थे उन्हीं से शुरुआत होगी और आप सब देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने एक चित्र प्रस्तुत किया हुआ है कि क्या राज्य और अधिकार का संबंध लेवायथन और लोगों के संबंध के जैसा है। ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है और ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है शुरुआती स्तर पर आपके लिए जटिल हो कि आखिर यहाँ पे बातचीत क्या की जा रही है, किस प्रकार से हम इसको समझें। अमूमन अगर आप देखें तो आपने शायद इसको कभी पहले देखा भी नहीं होगा। ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि एक बड़ा ही विशालकाय एक आदमी की तस्वीर जो है हमें नजर आ रही होगी। जैसे मैं अगले पेज पे आपको ले जाऊं तो देखिए आपको ये मुख्य जो बात है, दरअसल लेवायथन एक पुस्तक का भी नाम है। नंबर 1 एक पुस्तक, और लेवायथन दरअसल अगर आप किंवदंतियों में जाएं, लेजेंड्स में जाएं तो एक बहुत बड़ा समुद्री राक्षस, ठीक है, एक समुद्री राक्षस भी लेवायथन को बोला जाता है। और वो तमाम लोग जिन्होंने पहले कभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियां इकट्ठा नहीं की हैं उनके लिए खास तौर पे ये बहुत ही लाभदायक होगा कि हम इसे समझें। और इसे समझने के लिए हमें कुछ ऐसी बातों को जानना होगा जो एनसीईआरटी चाह रही है कि हम समझ के बैठे हों। आमतौर पर जब कभी भी अधिकारों को पढ़ाया जाता है तो इस विषय के ऊपर गंभीर अध्ययन नहीं किया जाता, आपके ऊपर काफी ज्यादा जानकारियां इस पे नहीं मिलती हैं। तो एक बार शुरू करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि इस व्यक्ति के इधर इस हाथ में एक हमें तलवार नजर आ रही है ना, एक आपको तलवार जैसा कुछ नजर आ रहा होगा। यहां पर एक मशाल टाइप है, ठीक है, कुछ आजादी न्याय ऐसा कोई मशाल है। आम एकदम सरल समझ के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस तस्वीर को ठीक से देख पा रहे हो तो ये एक बड़ा ही विशाल व्यक्ति नजर आ रहा है, एक विशाल मानव है जो नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है ये असली मानव नहीं है, ये एक प्रकार का कृत्रिम मानव है, एक आर्टिफिशियल मैन है। इतना ही नहीं, यदि इस तस्वीर को थोड़ा और गौर से देखा जाए तो इसमें एक और बात हमें समझ में आती है कि इसके अंदर बहुत सारे ये लोगों की छवि है, बहुत सारे व्यक्तियों की छवि नजर आ रही है। अगर आप इसे कलर्ड में देखना चाहें तो कलर्ड में आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए बहुत सारे लोगों की छवि आपको नजर आ रही होगी और छवि इस प्रकार बनाई गई है कि इन सब लोगों ने मिलकर, इन सभी लोगों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इसी को हम बोलते हैं लेवायथन। ठीक है, जब कभी भी बात चलती है तो हम क्या बोलते हैं कि इसका नाम है लेवायथन, इसे ही लेवायथन कहा जाता है। एक महामानव, एक अति मानव, एक विशाल मानव। इतना ही नहीं, यदि फिर से इस तस्वीर पर लौटे तो यहां आपको एक शहर जैसा कुछ नजर आ रहा होगा। शहर है, छोटे छोटे घर वगैरह बने हुए हैं, ये सब है। और इधर अगर हम देखें कि किस प्रकार एक पूरा का पूरा समाज बनता है तो यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें हैं। ये कुछ हथियारों की तस्वीर है, ये एक प्रकार की सेना और जो युद्ध में है उसकी तस्वीर है। यहाँ एक दुर्ग नजर आ रहा है, ये किसी का घर जैसा है, ये कुछ मुकुट टाइप है ये भी। यहाँ आपको ये तोप दिख रही होगी। यहाँ भी एक सिंबल है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, शायद ये न्याय तंत्र की तरह है जहाँ बैठ के न्याय होता है। और फिर आप अगर देखें तो यहाँ एक तस्वीर है, लंदन प्रिंटेड फॉर एंड्रयू क्रुक, और ये 1651 शायद इसमें लिखा हुआ है, कुछ ऐसी बात है। तो ये एक प्रकार से हमें एक तस्वीर नजर आती है। अब सवाल ये बनता है कि इस इतने बड़े महामानव का हमारी कक्षा से क्या संबंध है? आखिर क्यों एनसीईआरटी चाहती है कि हम इस व्यक्ति के इस प्रश्न को समझें?
तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं और तब अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब कभी भी आप लेवाइथन के बारे में बात करेंगे तो हमें किसके बारे में जानना है? तो हमें जानना है कि लेवाइथन का विचार दिया किसने था, और लेवाइथन का विचार जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम है टॉमस हॉब्स। टॉमस हॉब्स का समय काल रहा है 1588 से 1689। इसके दौरान पूरा का पूरा यूरोप और खास तौर पे इंग्लैंड बहुत सारे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। एक प्रकार की गृह युद्ध की स्थिति थी, और उस गृह युद्ध की स्थिति में टॉमस हॉब्स ने अपनी एक रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए, कल्पनाशील होते हुए एक नए प्रकार के विचार को प्रस्तुत किया। देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि हॉब्स द्वारा बताई गई प्राकृतिक अवस्था, है ना, इसके बारे में बातचीत यहां की जा रही है। प्राकृतिक अवस्था, देखिए प्राकृतिक अवस्था को इस चित्र में बड़े अच्छे से दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। यहां एक व्यक्ति है जो किसी पेड़ को काट रहा है। यहीं अगर आप देखें तो आसमान से जिस प्रकार बम गिरते हैं वो बम गिर रहे हैं। यहां आप देखिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ाई कर रहा है। इधर सीढ़ियों पर किसी दीवार को लेके, किसी संपत्ति को लेके लड़ाई हो रही है। यहां पर दो लोग मिलके किसी एक को मार रहे हैं। यहां पर देखिए भी लोग खड़े हैं, दो व्यक्ति हैं, ये शायद एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा है, एक और व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं। इधर भी ये तीन लोग आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक प्रकार से हर कोई एक दूसरे से किसी न किसी रूप में लड़ाई करने के लिए आमादा है, लड़ाई करने के लिए तैयार है। एक तो ये बात हमें साफ नजर आती है। इसके अलावा जब हम इसको थोड़ा और समझना चाहें तो एक प्रश्न बनता है कि आखिर जब हॉब्स ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था इस तरह की होती है तो वो क्यों कह रहे हैं? हॉब्स के दिमाग में वो कौन से तर्क हैं जिसको आधार बनाकर वो बनाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था ऐसी होती है। साथ में आखिर ये प्राकृतिक अवस्था है क्या? किसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अवस्था? किसे इस प्रकार से माना जाता है कि ये स्टेट ऑफ नेचर है? तो देखिए एक प्रकार से चलते हैं और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि हॉब्स दरअसल कहना क्या चाह रहे थे। देखिए इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था के विचार पर गौर करें। प्राकृतिक अवस्था को कई दफा नैसर्गिक अवस्था भी कहा जाता है। या तो प्राकृतिक अवस्था या इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा नैसर्गिक अवस्था। और जब हम प्राकृतिक अवस्था या नैसर्गिक अवस्था की बात करते हैं तो हम किस प्रकार के राज्य या किस प्रकार के शासन की बात कर रहे हैं? हॉब्स का मानना है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि राज्य क्यों आया, लोग सरकार की बात को आखिर क्यों मानने लगे, तो इसे जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक ऐसे समय में चलिए। ध्यान रखिएगा ये कल्पना है, ठीक। हॉब्स का विचार क्या है? एक कल्पना है। एक ऐसे समय में चलिए जहां पर जिस समय में कोई भी प्राधिकार नहीं हो, या यूं समझ लीजिए कोई भी सर्वोच्च स्तर पर मौजूद एक सर्वोच्च प्राधिकार, एक सर्वोच्च सरकार या एक सर्वोच्च राज्य नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। ऐसी अवस्था में मनुष्य के ऊपर या मानव के ऊपर कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी राज्य नहीं है, कोई प्राधिकारी नहीं है जो किसी प्रकार का नियम लागू करवा सके, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां पे एक व्यक्ति के पास कम से कम दो बड़ी चीजें हैं। क्या है? नंबर 1, उसके पास असीमित स्वतंत्रता है, ठीक है, असीमित स्वतंत्रता। उसी प्रकार उसके पास क्षमता की समानता है। यह हॉब्स का मानना था, क्षमता की समानता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? असीमित स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति जो भी चाहता है उसे कर सकता है। मान लीजिए अगर ये व्यक्ति बहुत बड़ा लकड़हारा बनना चाहता है तो ये बन सकता है, अगर ये व्यक्ति घर में ही रहना चाहता है तो ये रह सकता है। इस प्रकार से कि असीमित स्वतंत्रता है, जो चाहे वो
कर सकता है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तियों के बीच में क्षमता की समानता है। मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति बड़ा हट्टा कट्टा हो वही आगे बढ़ेगा, 10 लोग मिलकर भी उसके बराबर का काम कर सकते हैं। अब ये सुनने में बड़ी अच्छी अवस्था लग रही है। यानी हॉब्स बता रहे हैं कि चलिए कल्पना कीजिए, मान लीजिए आप इस अवस्था में मौजूद एक व्यक्ति हैं, ठीक है, आप क्या हैं, इस अवस्था में मौजूद एक व्यक्ति हैं और आप दरअसल चाह रहे हैं एक बड़ा सुंदर अपना एक घर बनाना, ठीक है, आप एक घर बनाना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने जमीन के टुकड़े पर एक अपना छोटा सा घर बनाया। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर हॉब्स बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जमीन के टुकड़े पर आपने घर बनाया, उसमें चिमनी बनाई, आप रहने लगे। फिर आपको दिखा कि अरे जमीन तो बड़ी उपजाऊ है, तो क्यों ना मैं अपने लिए एक बगीचा भी बना लूं। और आपने अपने लिए एक बगीचा बना लिया। क्योंकि आप में क्षमता है और आप स्वतंत्र हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। कल्पना करते चलिए, फिर आपको ध्यान आया कि बगल से बहुत सुंदर एक नदी बहती है, तो ये जो नदी बह रही है इसमें से मैं क्यों ना मत्स्य पालन करूं। तो आप मत्स्य पालन करने लग गए। यानी देखते ही देखते आपने एक बेहद सुंदर दृश्य जो है आपने उसका निर्माण कर लिया और आप अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने लग गए। लेकिन यहीं पर एक दूसरा व्यक्ति आता है जो आपसे कद में भी बड़ा है, आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसे दिखता है कि आप तो बड़ा अच्छा जीवन जी रहे हैं। और वही हॉब्स कहते हैं कि जो व्यक्ति है उसका स्वभाव ही स्वार्थी होता है, उसमें स्वार्थ है, व्यक्ति लालची है, व्यक्ति के अंदर जलन की भावना भी होती है। ऐसी परिस्थिति में वो देखता है कि आपका तो घर बड़ा सुंदर है और उसका मन करता है कि क्यों ना मैं इस घर पे कब्जा कर लूं। फिर उसे लगता है कि शायद मालिक क्या पता बड़ा मजबूत हो, ताकतवर हो, तो वो क्या करता है, पहुंचता है, देखता है कि आप एकदम दुबले पतले से हैं, आपके पास ज्यादा शक्ति नहीं है। मान लीजिए आपके सामने कोई खली जैसा आदमी आ जाए और बोले कि हाँ ये घर बड़ा सुंदर है, मुझे दे दो। अब आपके पास दो विकल्प हैं, आप या तो लड़ेंगे, है ना, लड़ के आप चाहेंगे तो आप उसको हरा तो सकते नहीं, वो तो खली ठहरा। दूसरा विकल्प क्या है, आपके में से बहुत लोगों का मन होगा कि सर जो वहां पे जो कोई भी नियम कायदे कानून लागू करता होगा हम उसके पास जाएंगे। मत भूलिए, इस प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई सरकार है, ना कोई राज्य है, ना कोई प्राधिकारी है। तो अंत में आपने अपने लिए जो संपत्ति बनाई, आपने जिस प्रकार अपनी स्वतंत्रता का उपयोग किया, आप जिस प्रकार का जीवन जीना चाह रहे थे, अचानक से इसके ऊपर खतरे के बादल मंडराने लगे कि नहीं मंडराने लगे, ये है। यानी कि कुछ भी मूल्यवान नहीं रह जाता जब वो असीमित स्वतंत्रता के द्वारा निकल कर आया हो या उसका परिणाम हो। साथ ही साथ हॉब्स ये भी कहते हैं कि क्षमता की भी समानता है। अब हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ लेके आए और इनसे लड़ने लग जाएं और वापस कब्जा कर लें। मुख्य बात क्या है कि जब कभी भी आप इस प्रकार से देखेंगे और समाज में चल रहे परिवर्तन को गौर करना चाहेंगे तो हॉब्स बोलते हैं कि ये अवस्था ऐसी है जहां पर समाज का भी निर्माण नहीं हुआ है, ये अवस्था ऐसी है जहां कुछ भी नहीं है। यानी हमारी सारी स्वतंत्रताएं का कोई अर्थ नहीं है, हमारी सभी स्वतंत्रताओं का कोई भी अर्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मूल्यवान नहीं है, कोई भी उसके ऊपर कभी भी आकर कब्जा कर सकता है, हमको अपने अधीन बना सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब आप इसे बड़े स्तर पर देखेंगे तो हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, हर कोई दूसरे की चीज से जलन हो रही है, तो अंत में हॉब्स बोलते हैं कि एक दूसरे से लड़ाई बड़ी ही आम बात हो जाती है। ठीक है, ये कोई बहुत दूर की बात नहीं रहती है, एक दूसरे से लड़ना बड़ी ही आम बात हो जाती है। और स्थिति ऐसी बनती है कि प्राकृतिक अवस्था है युद्ध की स्थिति, यानी कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ युद्ध में संलग्न है। यानी ये ऐसी अवस्था है जहां पे व्यक्ति का जीवन, यानी आपका जीवन नंबर 1 बहुत ही ज्यादा छोटा है। कोई गारंटी नहीं कि आप कितने समय तक जी पाएंगे, क्योंकि आपके प्राण के अधिकारों को लागू करने के लिए कोई प्राधिकारी है ही नहीं। आपका जीवन बेहद तुच्छ है।
फर्क नहीं पड़ता कि आप जिए चाहे मरे, कभी भी आपकी मृत्यु हो सकती है। आपका जीवन दरअसल हीन हो गया है, आपका जीवन कुछ नहीं रहा। और ये बोलते हैं कि ये प्रत्येक की प्रत्येक से युद्ध की स्थिति होती है। प्रत्येक की या का प्रत्येक से एक निरंतर युद्ध की स्थिति। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमें इस स्थिति से बचना हो, अगर हमें इससे बाहर निकलना हो तो हम क्या करें। और हॉब्स कहते हैं कि ये सारे लोग जो वहां हैं, इस अवस्था में हैं, ये निर्णय लेते हैं कि एक साथ आकर अपनी स्वतंत्रता के कुछ भाग को अर्पण कर देना है, सरेंडर। एक साथ आकर हम क्या करें, अपनी स्वतंत्रताओं के भाग को अर्पण कर देते हैं। ठीक है, किसमें अर्पण कर देंगे? हम एक ऐसे शक्तिशाली संस्थान में अर्पण कर देंगे जो हमसे बड़ा हो, जिसे देखकर हम आश्चर्यचकित महसूस करें। एक ऐसे संस्थान में जिसके पास सारी ताकत हो, जो हम सभी को मिलाकर भी हमसे ज्यादा ताकतवर हो। जब आप एक ऐसा बड़ा संस्थान बना देते हैं, इसी असीमित शक्ति को, इस असीमित इस रूप में कि बहुत ताकतवर है, इस आश्चर्य में डाल देने वाले संस्थान को हॉब्स नाम देते हैं लेवायथन। ठीक है, और हॉब्स का यह मानना है कि जब ये लेवायथन बनता है तो अब ये प्राधिकारी हो गया। तो लेवायथन के माध्यम से आते हैं कानून, और कानूनों के माध्यम से आते हैं हमारे अधिकार। ठीक है, समझ पाए? तो आइए देखिए हॉब्स का सारांश देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था की स्थिति क्या है? एक निरंतर अंतहीन युद्ध की स्थिति है। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सभी को विस्मय में रखने की सामान्य शक्ति के बिना, जो आपको आश्चर्य कर दे, एक विस्मय में रखने वाली शक्ति चाहिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं आव में रखने वाली शक्ति। सभी को विस्मय में रखने वाली शक्ति के अभाव में युद्ध की स्थिति है। जैसे ही कोई हम सबसे बहुत ज्यादा ताकतवर आ जाएगा, हम सब लोग सुधर जाएंगे और किसी का भी जीवन मूल्यवान नहीं है। स्थिरता के लिए अधिकार त्याग कर कानून बनाया जाता है। यानी जब हम अपने अधिकारों को त्यागते हैं, कौन से अधिकार को त्यागने की बात हो रही है? ये असीमित स्वतंत्रता, इन सभी अधिकारों के भाग को त्याग कर जब हम इस विस्मय में रखने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं, तो वो हमारे लिए कानून बनाती है, और उस कानून से हमारे स्वतंत्रताओं को अर्थ मिलता है। ठीक है, ये एक विचार है जो हॉब्स ने दिया था। अब बड़ा कमाल का विचार है, लेकिन क्या वाकई हमारे अधिकार ये होते हैं? इसी के सामने आप देख रहे होंगे एक और व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसके बारे में बात नहीं की है, उन्होंने भी कहा है कि जहां स्वाधीनता है वहां कानून तो होगा ही। लेकिन लॉक अलग किस्म की दृष्टि रखते हैं। लॉक कहते हैं कि हॉब्स जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे भेड़ियों से बचने के लिए हम लोग सीधा शेर की गुफा में चले जाएंगे? तर्क यही है। क्या आप भेड़ियों से बचने के लिए कभी भी शेर या बाघ की गुफा में जाएंगे? वो तो वही बात हो गई ना कि इधर छोटे छोटे लोग थे जो हमें मारने वाले थे, यहां बड़ा वाला इंसान आ गया जो हमें मार देगा। इसीलिए लॉक बोलते हैं कि शायद हॉब्स ने गलत समझा है। लॉक का अलग दृष्टिकोण है। लॉक का मानना है कि देखिए, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के बीच में सहयोग होता है। यहां क्या है? युद्ध की स्थिति है। उनका मानना है नहीं, सहयोग है। सारे मनुष्य एक साथ आकर सामुदायिक बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। हालांकि लोगों में इतना जुनून होता है, इतनी ज्यादा मेहनत करने की, आगे बढ़ने का जज्बा होता है कि वो इसके लिए साथ में अन्याय भी कर डालते हैं। और अक्सर मजबूत लोग कमजोर लोगों पर नियंत्रण कर लेते हैं। इसीलिए लोगों को एक प्राधिकार को संरक्षित करने के लिए समाज बनाना फायदेमंद नजर आता है, और लोग स्वेच्छा से समाज के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इस प्रकार का तर्क जो है हमें साफ दिखता है कि कैसे लॉक कहना चाह रहे हैं। लॉक का एक और तर्क है। जब कभी भी आप लॉक की बात करेंगे तो लॉक ने एक अलग दृष्टिकोण दिया है। लॉक भी कहते हैं कि हां,
एक कल्पना करते हैं कि माना गया कि एक प्राकृतिक अवस्था है जहां पर कोई सर्वोच्च प्राधिकारी नहीं है, एक प्राकृतिक अवस्था है, ठीक है। इस प्राकृतिक अवस्था में कोई सर्वोच्च प्राधिकारी, ठीक है, या राज्य या सरकार नहीं है, लेकिन यहां पर प्रकृति का नियम चलता है, ठीक है। क्या चलता है? प्रकृति का नियम है। और लॉक का मानना है कि ये जो प्रकृति के नियम हैं ये व्यक्ति को कुछ खास प्रदान करते हैं। ये व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं? तो यहां पर व्यक्ति के पास ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार होते हैं, मतलब कि नेचुरल राइट्स। इन अधिकारों को ना तो हमें हॉब्स की तरह राज्य ने दिए हैं, उस अति शक्तिशाली विस्मयकारी राजा ने या शक्ति ने दिया है। ये अधिकार हम जन्म के साथ लेके पैदा होते हैं। लॉक का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार होता है। और इन अधिकारों के आधार को इन्हीं अधिकारों को आधार बनाकर कोई भी सरकार काम करती है, और इन्हीं 3 प्रमुख अधिकारों से अन्य अधिकार निकलते हैं। एनसीईआरटी हमें यह बताना चाह रही है कि देखिए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है कि हां, जहां पर जाहिर सी बात है राज्य होगा वहीं पर अधिकार होंगे। लेकिन जब आप इसको यथार्थ में समझना चाहते हो तो याद रखिएगा, अधिकार राज्य से पहले से होते हैं। इस प्रकृति के नियम या प्रकृति के कानून के माध्यम से हमें अधिकार मिल जाते हैं। जहां जितने कानून होंगे, जिस प्रकार का कानून होगा, उसी प्रकार से अधिकार भी मिलेंगे। यानी कानून से स्वाधीनता होती है, कानून से अधिकार मिलते हैं। इस प्रकार हमें बताता है पूरा का पूरा ये विचार। लेकिन यह कहना कि राज्य हमें अधिकार देता है, यह गलत है। राज्य केवल हमारे अधिकार जो पहले से ही मौजूद हैं उन्हें प्रवर्तन में लाता है, उन्हें लागू करता है। जैसे हम जन्म तो खुद लिए ना भाई, हमें ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आप जन्म लिए तो राज्य ने कहा कि हाँ अब आप सांस ले सकते हैं, सरकार ने बोला कि हाँ आप सांस ले लीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपने सांस लेना खुद से शुरू किया, आपने परमिशन तो मांगा नहीं। और क्या आप जन्म लेते हुए बेड़ियों के साथ पैदा हुए थे या स्वतंत्र पैदा हुए थे? तो जॉन लॉक यही बात कह रहे हैं कि जो हॉब्स समझाना चाह रहे हैं कि अपने अधिकारों को त्याग कर ही हम अधिकार प्राप्त कर पाते हैं राज्य द्वारा, या अपने स्वतंत्रताओं को त्याग कर ही हमें राज्य अधिकार देता है, ऐसा नहीं है। हमारे अधिकार पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसको नींव बनाकर राज्य अन्य अधिकारों को लागू करता है। इसीलिए याद रखिएगा, कभी भी जब अधिकारों की बात होगी तो हमेशा एक पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारा अधिकारों से अभिप्राय राज्य द्वारा इन्हें समाहित करने से नहीं है, बल्कि कई सारे लोगों के अनुसार किसी राज्य की वैधता को जानना हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछना चाहिए कि वो कौन से अधिकारों को उपलब्ध करा रहा है अपने नागरिकों को। जो राज्य अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार उपलब्ध कराता है उसी राज्य को अच्छा माना जाता है, और जो राज्य अपने नागरिकों को कम से कम अधिकार उपलब्ध कराता है उसे अच्छा नहीं माना जाता। मान लीजिए उदाहरण के लिए, क्या तालिबान द्वारा चलाए जा रहे अफगानिस्तान के राज्य को अच्छा माना जा रहा होगा? आप सब जानते हैं कि इसका उत्तर है नहीं। इसी प्रकार मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या चीन के राज्य को बड़ा अच्छा मान्यता प्राप्त है वैश्विक स्तर पर? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उत्तर कोरिया है, जहां पे बिल्कुल न्यूनतम अधिकार है नागरिकों के पास, क्या उसे बड़ा अच्छा राज्य माना जाता है? उत्तर है
नहीं, यहां तक कि जो मिडल ईस्ट के देश हैं, सऊदी अरब जैसे देश हैं, क्या वहां पे अधिकारों के अभाव में राज्य को बड़ा अच्छा माना जाता है? और उत्तर फिर से आता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है कि कैसे एनसीईआरटी हमें बता रही है। तो अब प्रश्न क्या उठता है कि देखिए, बजाय ये सोचने के कि राज्य हमें अधिकार देता है, हमें यह सोचना चाहिए कि अधिकार दरअसल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ये वो सिद्धांत हैं जिनको आधार बनाकर राज्य के कानून अपनी वैधता प्राप्त करते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये हुआ कि जब आप कभी भी अधिकार की बात करेंगे, है ना, जब कभी भी हम अधिकारों की बात करेंगे, प्रकार के सिद्धांत हैं, है ना, सिद्धांत हैं। अधिकार क्या है? एक प्रकार के मानक हैं। अधिकार दरअसल हमारे मानकीय आधार हैं, और जब कभी भी हम इन मानकों या मानकीय आधारों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहां एनसीईआरटी हमें समझाती है कि ये दरअसल आधारभूत हैं। अधिकार क्या है? बेस है, ठीक है, ये एक आधार है। और जब कोई भी इन आधारों का सम्मान करते हुए, इन आधारों का सम्मान करते हुए जब कोई राज्य कानून बनाता है, कानून का निर्माण करता है, तो ऐसे कानून को वैध माना जाता है, ठीक है। और जहां कोई राज्य हमारे अधिकारों के सम्मान के बिना कोई कानून बनाता है, तो उसे वैध नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अधिकार वो आधार हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का मार्ग सशक्त होता है। बिना अधिकारों के एक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार एनसीईआरटी हमें समझाती है कि अगर किसी राज्य का मूल्यांकन उन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए कि वह अपने नागरिकों के विकास के लिए उन परिस्थितियों को बनाने में सक्षम है जिन्हें अधिकार कहा जाता है। यदि कोई राज्य अपने नागरिकों को अधिकार नहीं दिला सकता है, तो ऐसे राज्य को आप राज्य कैसे मानेंगे? ऐसे राज्य को आप बेहतर राज्य किस प्रकार मानेंगे? ये प्रश्न एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है। यानी अधिकार वे दावे हैं, एनसीईआरटी के अनुसार अधिकार वे दावे हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को साकार नहीं कर सकता। अब ये अपने आप में बड़ा जटिल विषय है कि आखिर ऐसी बात एनसीईआरटी क्यों कर रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि अगर आपको समझना है तो आप अधिकारों को बहुत गंभीरता से समझिए। अधिकार क्या है? तो अधिकार जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अस्तित्व के विकास को करता है या अस्तित्व को प्राप्त करता है। बिना अधिकारों के ये अब जरा प्रश्न पूछा जाए कि आखिर एनसीईआरटी के मन में ऐसा क्या होगा, तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाए, है ना। एक बार मैं फिर से आपको इस पन्ने पर ले चलता हूं ताकि आप समझे कि आर्ग्यूमेंट क्या है। अधिकार वे दावे हैं जिनके बिना व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को साकार नहीं कर सकता। मतलब अधिकार के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को साकार करता है, बिना इसके वो अपने अस्तित्व के उद्देश्य को साकार नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये तर्क है। अब हमारा काम है कि हम इस तर्क को अच्छे से समझ लें। तो आइए एक बार समझने का प्रयास करते हैं, कुछ अधिकारों के उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक अधिकार है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, ये अधिकार है। अब अगर इसी अधिकार के माध्यम से हम समझें, मान के चलते हैं कि यह अधिकार न हो, परिस्थिति आती है, ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना किया जाए कि यह अधिकार नहीं है,
तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या होगा अगर ये अधिकार ना हो? सबसे पहली बात, अगर आपको भाषण, जिसे कई बार वाक भी कहा जाता है और बोलने के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये अधिकार न हो, बोलने का अधिकार नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर एक, आप कभी भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको वही बोलना होगा जो सरकार आपको कह रही है, हुआ कि नहीं? कभी भी आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते और आप वही बोलेंगे जो सरकार आपको कह रही है। इसी प्रकार आप उसी बातों को अभिव्यक्त करेंगे जो सरकार कह रही है। जैसे मान लीजिए सरकार ने कहा कि आपको यह नहीं बोलना है कि आपकी पढ़ाई में क्या कमी रह गई, आपको बस बोलना है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, तो चैलेंज हो गया। इसी प्रकार आप उसी तरीके से अभिव्यक्ति का स्वरूप क्या होगा, यह भी कोई और तय करेगा, आप तय नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ कि ना तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं, विचार व्यक्त कर सकते हैं, ना आप उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं। पर अभी तो आप अपने स्तर पर सोच रहे हैं। अब आप मान के चलिए कि आप हैं एक आम नागरिक, यानी कि समाज में भी किस चीज को बोला जाएगा, ठीक है, समाज में किस प्रकार कोई भी तर्क किया जाएगा, इसी के साथ साथ तर्क क्षमता में किस चीज को विचार के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, किस चीज का प्रसारण होगा, कौन सी बात किस रूप में अभिव्यक्त की जाएगी, कौन सी जानकारियां सभी नागरिकों को मिलेंगी, इन सब के ऊपर क्या रहेगा, किसी और का नियंत्रण रहेगा। ऐसी परिस्थिति में मुझे बताइए, क्या आप कभी ये जान भी पाएंगे कि आपका क्या क्षमता थी, आप क्या करना चाहते थे, क्या सोचना चाहते थे? ये कभी विकसित ही नहीं हो पाएगा। आप क्या रहेंगे, हमेशा आप किसी और की कठपुतली बन के रहेंगे। जब आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आप किसी और के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लीजिए, अगर हम देखें एक अधिकार को और एग्जाम्पल लें, जैसे कि प्राण का अधिकार, प्राण या जीवन का अधिकार। देखिए इस अधिकार के दायरे में क्या आता है? इस अधिकार के दायरे में प्रमुख बात होती है कि बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना संविधान सम्मत रहते हुए सरकार आपको आपकी स्वतंत्रता और प्राण से वंचित नहीं कर सकती। मतलब यदि आपको गिरफ्तार करना है, ठीक है, यदि आपको सजा देनी है, यदि आपको दंडित करना है, यदि आपको कुछ और चीज करनी है ना, प्राण जीवन का अधिकार या स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, आपके साथ जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए गरिमा आधारित, इन सब के बारे में बात की गई है कि ये विधि के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ये तर्क हमें एनसीईआरटी देती है कि किसके अनुसार होना चाहिए, विधि के अनुसार होना चाहिए। अब मान लीजिए यह अधिकार न हो तो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, कभी भी आपको कैद किया जा सकता है, कभी भी आपकी गरिमा का हनन हो सकता है ना, कभी भी आपको नजरबंद किया जा सकता है, यहां तक कि कभी भी आपको आपके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। अब बताइए कि ऐसी परिस्थिति में क्या आप कुछ भी ऐसा करना चाहेंगे जो आपके हिसाब से हो? और वहीं जब आप उसको तुरंत ही अधिकार दे देते हैं तब वो व्यक्ति क्या करता है, अपने हिसाब से सोच पाता है, अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में तो व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता हो ही नहीं सकता, वो बढ़ ही नहीं सकता, है ना। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कभी तार्किक क्षमता को बढ़ा ही नहीं सकता, वो अपने कौशल को विकसित कर ही नहीं सकता। तो इन परिस्थितियों में हमें नजर आता है कि व्यक्ति के अधिकार न हो तो एनसीईआरटी बिल्कुल ठीक बात कह रही है कि वे दावे हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने अस्तित्व के उद्देश्य को साकार करता है। यदि उसके पास यह अधिकार ना हो तो वह अपने अस्तित्व के उद्देश्यों को कभी भी साकार
नहीं कर सकता है। मान लीजिए मेरे पास ये अधिकार ही नहीं होता कि मैं शिक्षक बन सकता हूं, तो क्या कभी मैं ठीक से पढ़ाई कर पाता? क्या मैं अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाता? मान लीजिए अभी मेरे ऊपर एक ऊपर से ऑर्डर आ जाए कि आपको इसी तरीके से पढ़ाना है, बिल्कुल भी आपको जो है ठीक से नहीं पढ़ाना है, जो हम कह रहे हैं वही पढ़ाना है, तो क्या मेरी शिक्षण की पद्धति कभी अच्छी हो पाएगी? क्या मेरी डिलीवरी कभी अच्छी हो पाएगी? क्या मेरा कौशल कभी बढ़ पाएगा? इन सब का उत्तर क्या है? एक बहुत बड़ा नो, कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अधिकारों के माध्यम से ही हमारे अस्तित्व के उद्देश्यों को हम साकार कर पाते हैं। इतना ही नहीं, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राज्य को अस्तित्व में क्यों लाया गया है। क्या जरूरत थी राज्य को अस्तित्व में लाने के लिए? राज्य को अस्तित्व में लाया गया है कि वो मानव इच्छा को सुनिश्चित करे, वो मानव सुख को सुनिश्चित करे। और यदि राज्य ये काम नहीं कर रहा है तो ऐसे राज्य को विफल माना जाता है। बल्कि यह भी कहा जाता है कि इस राज्य को आपको आदेश पालने की जरूरत नहीं है। देखिए है क्या, जब कभी भी राज्य के बारे में बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा आखिर राज्य का उद्देश्य क्या है। अगर कोई ये पूछे आपसे कि राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, ये प्रश्न मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो राज्य का उद्देश्य है मनुष्य की भलाई। ठीक है, क्या उद्देश्य है? मनुष्य की भलाई। राज्य का उद्देश्य है मानव को सुख प्रदान करना। राज्य का उद्देश्य है मनुष्य के जीवन को बेहतर करना। और अगर पूछा जाए कि राज्य काम कैसे करता है, तो इस काम को करने का एक ही तरीका है कि जब राज्य मनुष्य के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। अधिकारों को मान्यता प्रदान करके ही राज्य इस काम को कर सकता है। मसलन मान लीजिए एक उदाहरण लिया जाए, शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर राज्य को यह सुनिश्चित करना है कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले, तो इसका मतलब क्या है? क्या केवल का संविधान में लिख देना या इसके लिए कानून बनाना काफी है? जी नहीं, राज्य को इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1, सबसे पहले राज्य को इन परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा जहां पे एक एक मनुष्य अपने शिक्षा के अधिकार का लाभ उठा सके। मतलब क्या हुआ? जैसे कि राज्य को विद्यालय सुनिश्चित करने होंगे, राज्य को बेहतर शिक्षक सुनिश्चित करने होंगे, राज्य को उचित दरों पर शिक्षा, ठीक है, उचित दरों पर शिक्षा को सुनिश्चित करना होगा। इतना ही नहीं, इन परिस्थितियों के बाद किस प्रकार उसका कौशल और बेहतर हो सके, तो राज्य को कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाने होंगे। राज्य को निरंतर समय की बदलती जरूरतों के साथ शिक्षा में परिवर्तन भी करना होगा। मतलब यह होता है कि जब कभी भी राज्य चाहता है कि मनुष्य प्रगति करे, तो एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है कि इसका सबसे बड़ी बात है कि अधिकारों को मान्यता देकर ही राज्य मानव सुख को या मानव जीवन में बेहतरी को सुनिश्चित कर पाता है। इसके अलावा एक और बात है, कभी कभी क्या होता है कि राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार, यानी ऐसे अधिकार जिन्हें राज्य ने मान्यता दे दी हो, और समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों में संघर्ष की एक स्थिति आती है। हो सकता है कि कुछ ऐसे अधिकार हो, ऐसा समय रहा हो कि राज्य देने के लिए तैयार नहीं था लेकिन समाज मांग रहा था, या समाज देने के लिए तैयार नहीं है लेकिन राज्य चाह रहा है कि यह अधिकार दिए जाएं। इन परिस्थितियों के हिसाब से भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर अधिकार किस प्रकार काम करते हैं। मसलन जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक उदाहरण की तरह समझना चाहें, पहले हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का वाक्य है, इसमें से ये रहा पैराग्राफ, यहां से हमने इस वाक्य को निकाला है, और फिर मैं आपको एक भारतीय उदाहरण से इस विचार को समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरा यह मानना है कि आप अच्छे से इस विचार को समझ लेंगे। देखिए, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार कभी कभी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों के साथ संघर्ष में आ जाते हैं। यह पहला तर्क है। राज्य की नींव का विध्वंस हो जाता है। अक्सर जब कभी ऐसा स्थिति उत्पन्न हो तो यह पाया गया है कि राज्य की नींव हिल गई, राज्य का विध्वंस हो गया।
राज्य का स्थान पर या उसके स्थान पर एक नए राज्य को स्थापित कर दिया जाता है। यानी जो राज्य समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को नहीं दे रहा था, उसकी जगह एक नया राज्य आ जाता है जो उन अधिकारों को स्वीकृति देगा। और एक ऐसा राज्य होता है जो सामाजिक इच्छा में सन्निहित व्यक्तियों के आदर्श अधिकारों को मान्यता प्रदान कर देता है। देखिए एनसीईआरटी में जो उदाहरण दिया गया है यह है 1789 का, जो फ्रांस की क्रांति जिसकी वजह से भड़क उठी, उसका उदाहरण दिया गया कि कैसे फ्रांस में जो राज्य था वो क्रांति से पहले चल रही मांगों को स्वीकार कर नहीं कर रहा था, मना कर रहा था। इसकी वजह से क्रांति उठी और फ्रांस में एक नए राज्य का निर्माण हुआ और उस नए राज्य ने नए आदर्श अधिकारों को स्वीकृति दी। अब फ्रांस बड़ा दूर का उदाहरण है ना, हमें तो एक ऐसे उदाहरण से समझना चाहिए जिससे हमारी समझदारी और हमें तुरंत क्लिक कर जाए। तो आइए भारतीय संदर्भ से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जब आप भारत से समझते तो तर्क क्या है, सबसे पहले तर्क पकड़ते हैं। तर्क ये कहा जा रहा है कि दो प्रकार से मान्यताओं की बातें की जाती हैं। मान लीजिए अगर मैं लिखूं यहां पर अधिकार, अधिकार और उसके साथ में लिख देता हूं जोड़कर मान्यता, ठीक है, अधिकार प्लस मान्यता। अगर हम ऐसे लिखें तो ऊपर पॉइंट जाता है, अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता या स्वीकृत करता है, एक है। और इसी प्रकार एक और है कि अधिकारों को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होता है या इन्हें स्वीकृत किया जाता है। दोनों बिंदु हमारे सामने स्पष्टतः मौजूद हैं। अब एनसीईआरटी हमें कह रही है कि देखिए दो परिस्थितियां हैं। अगर समाज जिन अधिकारों को मांग रहा है, ठीक है, जिन अधिकारों को समाज मान्यता दे रहा है, यदि उन्हीं अधिकारों को राज्य भी मान्यता दे दे, यानी इनके बीच में यदि समानता हो, समान बातें हो, तो वहां तो संघर्ष तो होगा ही नहीं। लेकिन अगर समाज जिन अधिकारों को मान्यता देना चाह रहा है और राज्य उस पर असहमत हो जाए, ठीक है, अगर ये असहमत हो, यहां क्या है, सहमत है, तो शांति है, कोई परिस्थिति, कोई अंत, कोई विवाद नहीं है। अगर असहमत हो तो संघर्ष की स्थिति बनती है और अक्सर लंबे दृष्टिकोण से क्या पाया गया, तो ये पाया गया कि राज्य का विध्वंस हो गया, है ना, ये पाया गया। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम लोग भारत का रुख करते हैं, क्योंकि भारत के उदाहरण से सबसे अच्छा हम समझ पाएंगे। देखिए जब कभी भी हम भारत की बात करते हैं तो मेरे दिमाग में हमेशा एक विचार आता है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। सभी बात इस बात को मानते हैं आप कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले की यदि हम बातें करें, मतलब कि हम इस तारीख से पहले के 20 सालों को देखें, तो हमें क्या नजर आता है। यदि आप 1910 से लेकर 1945 तक के समय को देखें तो ये बड़ा कमाल का समय रहा है भारतीय इतिहास में। 1900 से भी आप गिन सकते हैं, आप चाहें तो इसको 1900 से भी गिन सकते हैं। बहुत कमाल का समय रहा है। क्या समय रहा है, देखिए, एक तरफ यहां पर था भारतीय समाज, ठीक है, यह था भारतीय समाज। ऊपर था भारत में औपनिवेशिक राज्य, है ना, इसके साथ क्या था, भारत में औपनिवेशिक राज्य। अब भारतीय समाज कुछ अधिकारों की मांग कर रहा था, ठीक है, जो धीरे धीरे बढ़ती गई। उदाहरण के लिए अगर आप लोग ध्यान दें तो आपको शायद याद भी होगा, एक बहुत बड़ी मांग थी प्रतिनिधित्व की मांग,
कि भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार एक बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे पास क्या होने चाहिए, हमारे कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। इसी प्रकार मांग बढ़ते बढ़ते गई डोमिनियन स्टेटस पे, और फिर हमने कहा कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए भारत की अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। फिर हमारे कुछ लोगों ने कहा कि संविधान सभा से ही काम नहीं चलेगा, भारत को स्वतंत्र होना चाहिए, यानी भारत के लोगों को संप्रभु होना चाहिए। और अंत में हमने कहा कि भारत को स्वतंत्र या आजाद होना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये इतनी सारी मांगे थी, क्या इन मांगों पर उस समय का औपनिवेशिक या अंग्रेजी राज्य, ब्रिटिश राज्य, क्या इन मांगों को मान रहा था? क्या वो सहमत था? तो उत्तर है नहीं। क्या हुआ? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई और एक लंबे आंदोलनों के दौर के बाद हमने इस राज्य को बदल दिया, है ना। और औपनिवेशिक राज्य की जगह हमने किस राज्य का निर्माण किया? जो कहलाता है आज का भारतीय राज्य। और इस भारतीय राज्य का चरित्र क्या है? जो मांग हम लोग कर रहे थे। आप सब लोगों ने उद्देशिका की क्लास को कर लिया है। आप अगर चाहें तो तुरंत आप पकड़ लेंगे कि एक ऐसा राज्य बना जो क्या होगा, जिसमें जन संप्रभुता है। ये हमारी मांग थी। ऐसा राज्य बना जो गणतांत्रिक है, ठीक है। ऐसा राज्य बना जो लोकतांत्रिक है, पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी है, जहां पर नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस पॉइंट को एनसीईआरटी समझाना चाह रही है कि आपको ध्यान रखना है कि कैसे जब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों में कभी भी विवाद की स्थिति होती है, तो अक्सर यह पाया गया है कि संघर्ष होता है और उस संघर्ष के बाद नए राज्य का निर्माण कर दिया जाता है। चलिए अब एनसीईआरटी के पेज को पढ़ लेते हैं। कभी राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकारों व समाज द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारों से संघर्ष भी हो सकता है। इनमें राज्य कुछ विशेषाधिकार सुरक्षित करने की चेष्टा कर सकता है, जैसे कि 1789 से पहले फ्रांस के शासन ने किया था। कि फ्रांस की शासन की व्यवस्था में राज्य बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वहां पे लोगों को अधिकार मिले, और जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी राज्य क्रांति की ज्वाला भड़क उठी या उठ पड़ी। ऐसी परिस्थितियों में आदर्श अधिकारों के पक्षधर राज्य के पुराने आधारों को नगण्य करते हुए किसी नई राज्य व्यवस्था के सूत्रपात करने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयास का लक्ष्य किसी ऐसी राज्य की व्यवस्था की स्थापना है जो सामाजिक इच्छा के अनुरूप व्यक्ति के आदर्श दावों की पोषक हो। मतलब एक ऐसा नया राज्य बन जाता है जो इन नए आदर्श अधिकारों को स्वीकृति प्रदान कर देता है। यानी इस प्रकार से हमें समझने का प्रयास करना है कि राज्य के विरुद्ध दावे के रूप में आते हैं और राज्य को यह काम करना होता है। इतना ही नहीं, यदि आप एक और बात पकड़ना चाहें तो ध्यान रखिएगा कि हमेशा अधिकारों में एक पारस्परिक मान्यता होती है। इसे समझने के लिए फटाफट हम लोग रुख करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी हमें बता क्या रही है। तो पहले एनसीईआरटी को ही समझते हैं, फिर आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएंगे। मुख्य बात मैं पहले आपको सारांश में समझा देता हूं कि देखिए, जो भी अभी आपने पढ़ा, हॉब्स का पढ़ा, लॉक का पढ़ा, ये सब लोग एक प्राकृतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। और इस प्राकृतिक अवस्था की बात करते हुए ऐसा समय बता रहे हैं जिसमें समाज अभी नहीं बना है। समाज तो बनेगा प्राकृतिक अवस्था के बाद। अब एक प्रश्न उठता है, हमने कल की कक्षा में देखा था कि अधिकार तो समाज में ही प्राप्त होते हैं, तो प्राकृतिक अवस्था में ये प्राकृतिक अधिकार कहां से आ गए? तो वहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये प्राकृतिक कानून है, ये सब है। इसकी आलोचना भी की जाती है कि समाज में ही अधिकार आते हैं, लेकिन जब समाज अधिकारों को मान्यता दे रहा होता है, या समाज में जब अधिकार मान्यता प्राप्त कर रहे होते हैं, तो क्या उसमें व्यक्ति ऐसे ही मान लेता है? व्यक्ति क्या किसी भी मांग को मान लिया जाता है, या क्या व्यक्ति किसी भी मांग के लिए स्वीकार हो जाएगा? क्या वो अपने अधिकारों को और अधिक बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा? इस प्रकार के प्रश्न से एनसीईआरटी हमें एक उत्तर देना चाहती है। एनसीईआरटी कहती है कि आपको पारस्परिक मान्यता के विचार को समझना चाहिए। इसे समझने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं।
मसलन आइए एनसीईआरटी से ही पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर इस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करके समझिएगा। अधिकार वस्तुतः सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं। अब देखिए, जॉन लॉक कह रहे हैं कि हमारे पास प्राकृतिक अधिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय वो लिख रहे थे ना, ये बातें बड़ी आम हो गई थी। हॉब्स कह रहे हैं कि नहीं, जब तक आप अपने अधिकारों को त्याग कर एक बड़े विस्मयकारी शक्ति को नहीं बनाते हैं, तब तक आपके अधिकार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जमाने में इसी प्रकार की राज व्यवस्था बन रही थी। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि अधिकार वस्तुतः सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम होते हैं, वे समाज से पृथक नहीं हो सकते। मतलब आप अधिकारों को समाज से अलग करके कभी भी नहीं समझ सकते, ना उनका निर्माण कर सकते हैं। यदि वे प्राकृतिक होते भी हैं तो केवल इस अर्थ में कि वे हमारे वांछित उद्देश्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। यदि जॉन लॉक कह रहे हैं कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार होते हैं, ये वाले, ठीक है, कौन से अधिकार हैं? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अभी जिसको हमने पढ़ा, तो इन्हें प्राकृतिक केवल इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हम चाहते हैं प्राप्त करना, वो इन्हें अभिव्यक्त कर रहे हैं कि जीवन का अधिकार हमें चाहिए। हम नहीं चाहते कि पुराने जमाने की तरह कोई भी राजा आए और हमारे अधिकार, प्राण के अधिकार से हमको वंचित कर दे, है ना। हम नहीं चाहते कि राजा साहब अचानक से बोलें कि अरे मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, तुमने मेरे खिलाफ ये बातें कैसे कर दी, मैं तुम्हें फांसी पे टांग दूंगा। इस तरह का हम कोई भी अपने साथ कोई अनुभव नहीं होने देना चाहते। तो हमने उसकी अभिव्यक्ति किस में कर दी? हमने कर दी जीवन के प्राकृतिक अधिकार में। इसी प्रकार मान लीजिए हम नहीं चाहते कि राजा हमारे ऊपर लगाम रखे कि आपको कौन सी बातें बोलनी है, क्या बातें नहीं बोलनी है, तो हमने इसकी अभिव्यक्ति किस में कर दी? स्वतंत्रता के अधिकार में। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारी संपत्ति हमसे कोई छीन ले। देखिए, जॉन लॉक हो गए, ये ऐसे जमाने में लिख रहे हैं जब राजा बड़े मजबूत होते थे। तो राजा क्या करते थे? सारी संपत्ति राजा की है, सारी भूमि राजा की है, सब कुछ राजा का है। ऐसे में आप जो मेहनत करके अपनी संपत्ति बना रहे हैं, उस पर आपका नियंत्रण कैसे रहेगा? तो इसीलिए हमने अपनी इस चाहत की अभिव्यक्ति को किसमें कर दिया? संपत्ति के अधिकार में। यही बात हमें बताई जा रही है कि देखिए, अगर अधिकार प्राकृतिक होते भी हैं तो केवल इस अर्थ में कि वे हमारे वांछित उद्देश्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। वे केवल उसी अर्थ में प्राकृतिक हैं कि उनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। अतः एक ओर तो वे उन दावे के परिचायक हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, और दूसरी ओर वे समाज से मान्यता प्राप्त ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे व्यक्ति अपने दावों की पूर्ति कर सकता है। केवल समाज ही हमारे दावों की पूर्ति करता है। हालांकि अब एक और बात है, यहां पर देखिए एक कमाल के वाक्य लिखा है जो आपको समझना है। समाज ही हमारे दावों को मान्यता दे सकता है, मतलब केवल समाज से ही हमारे दावों को मान्यता मिल सकती है। समाज के बाहर या समाज के अलावा इस काम को और कोई नहीं कर सकता। वही उन्हें औचित्य भी प्रदान करता है कि अधिकार सही है, गलत है, ये आपको औचित्य जो है, जस्टिफिकेशन भी समाज से ही आता है। और फिर एनसीईआरटी लिखती है, वैयक्तिक अधिकारों की सार्थकता तथा महत्व केवल तभी तक होता है जब तक उनसे व्यक्ति की भलाई के साथ सामाजिक कल्याण भी संभव हो। यानी ये वो माध्यम है जिनके द्वारा व्यक्ति अपना विकास तो करता ही है, परंतु साथ में समाज का भी विकास कर पाता है। अब देखिए, इसका व्यापक स्तर पर आप इसको समझना चाहें तो यहां प्रमुख बात हो क्या रही है। देखिए, जॉन लॉक ने एक कल्पना की। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार हमें राजा या राज्य से नहीं मिलते, हमारे अधिकार प्राकृतिक रूप से हैं और राजा या राज्य केवल उन्हें लागू करवा रहे हैं, यानी वो पहले से ही सिद्धांत के रूप में मौजूद हैं। अब ये विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार हम कह रहे हैं कि आप मुझे अधिकार नहीं दे रहे हैं, मेरे अधिकार आपके आने से पहले भी थे और आपके जाने के बाद भी रहेंगे। आप आज राजा हैं, रहिए। आप आज राष्ट्रपति हैं, रहिए। आप आज प्रधानमंत्री हैं, रहिए। आप डीएम हैं, रहिए। मेरे अधिकार आपके इस पद से पहले भी थे और आपके इस पद के बाद भी रहेंगे। आपका प्रमुख काम है कि आप मेरे इन अधिकारों को सम्मान के साथ लागू करवाते रहें, बल्कि इन्हें और मजबूत भी करें, है ना। साथ में एक और प्रश्न है
कि जब आप कभी भी नागरिक और गैर नागरिक अधिकारों को देखेंगे तो गैर नागरिक अधिकार अगर हैं तो नागरिक अधिकार वहां नहीं होंगे। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अधिकार हैं तो वही अधिकार सामाजिक व्यवस्था में कैसे आ सकते हैं? इस तरह के विरोधाभासी प्रश्न एनसीईआरटी पूछती है। मूल बात यह है कि हमें समझना क्या है। मूल बात आप ऐसे समझिए, देखिए दोनों को रखते हैं। एक तरफ हम लेके आते हैं समाज को और एक तरफ हम लेके आते हैं व्यक्ति को। ठीक है, दोनों को हम समझेंगे तब हम इस बात को पकड़ पाएंगे। एक तरफ समाज है, एक तरफ व्यक्ति है। अब एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि समाज हमारे अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, मान लेते हैं समाज क्या करता है, जो भी मनुष्य के अधिकारों की मांग है, हमारे अधिकारों को क्या करता है, इसे मान्यता प्रदान कर रहा है, इसे मान्यता देता है। सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक सवाल उठता है कि आखिर समाज हमारे किसी अधिकार को मान्यता क्यों देता है? यह एक बड़ा वाजिब प्रश्न है। क्या जरूरत है समाज को हमारे अधिकार को मान्यता देने की? एक कमाल का प्रश्न है कि क्या जरूरत है। तो उन्हीं अधिकारों को समाज मान्यता देता है जिनसे सामाजिक भलाई हो सके। ठीक है, क्या हो सके? सामाजिक भलाई हो सके। उन अधिकारों को मान्यता नहीं मिलती जिनसे समाज की भलाई ना हो। यानी मान्यता में कहीं ना कहीं सामाजिक भलाई का एक पूरा का पूरा आयाम शामिल है। अब यहां पर ना आप लोग स्वार्थी होकर मत सोचिएगा कि ये कैसी बातें हैं, क्यों समाज के पास ये होना चाहिए। देखिए, अगर समाज को हम न रखें तो ये संभव है कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ हितों को अधिकार का चोगा पहना दें और उससे नुकसान हमारा भी है, समाज का तो है ही। ठीक है, ये बिल्कुल संभव है, ये पूरी तरह से संभव है कि बहुत सारे लोग क्या करें, कायदे से आगे बढ़ते हुए ये सोचें कि देखिए मेरे अधिकार हैं तो मैं अपने अधिकारों को और अपना निरंतर स्वार्थ भाव के साथ चलते हुए उन्हें एक ऐसा चोगा पहना दें कि वो केवल अपना फायदा देखे। ये जब होता है तो ये पतन की ओर ले जाता है। यहीं पर एनसीईआरटी हमसे कह रही है कि व्यक्ति को भी कुछ समझना चाहिए। सामाजिक भलाई तो है ही, लेकिन व्यक्ति के लिए अधिकार क्या है? व्यक्ति के लिए अधिकार वो मांगे हैं, है ना, अधिकार वो मांग है या वो परिस्थितियां हैं, वैसी परिस्थितियां हैं जो उसके विकास को संभव करती हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा है। अगर समाज देख रहा है कि सामाजिक भलाई हो तो व्यक्ति देख रहा है कि मेरा विकास संभव हो। बिना मेरे विकास के संभव हुए कहीं से भी कोई अधिकार मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। यहां पर एक नया बिंदु आता है। व्यक्ति को भी यह समझने की आवश्यकता है कि उसका विकास तभी संभव है जब वो सामाजिक भलाई की ओर ले जाता हो। अगर उसका विकास इस प्रकार से हो कि वो केवल उसके निहित स्वार्थ का विकास करता है तो वो कहीं से भी अधिकारों की श्रृंखला में नहीं माना जाएगा, उसे कहीं से भी अधिकारों का भाग नहीं माना जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए कि अगर हम देखें तो व्यक्ति की सामान्य खुशियां किस किस तरह की होंगी। हमें साफ दिखेगा कि यदि मान लीजिए अधिकार को देखेंगे तो वो क्या है, समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति के कल्याण की शर्तें हैं। व्यक्ति का कल्याण हो सके जब वो समाज का भाग बनता है, उसे ही आप अधिकार बोलते हैं। ये सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपने हित की पहचान समाज के हित से अलग नहीं कर सकता और राज्य केवल इन शर्तों को लागू करता है। वापस लौटते हैं पीछे ताकि आप इस बिंदु को और पकड़ सकें। देखिए, अगर हम देखें तो अधिकार सामाजिक परिस्थितियों की उपज होते हैं, पता लग गया। ये समाज से स्वतंत्र नहीं हो सकते
और जब कभी भी मनुष्य को अपने अधिकारों की बात करनी है तो उसे सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से जोड़कर इसको समझना है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर देखें तो दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्यों इस बात को बार बार जोर दिया जा रहा है, क्यों हम कह रहे हैं कि योगदान और पारस्परिक मान्यता पर गौर कीजिए। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं, दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। आप सब जानते हैं आजकल दिल्ली में तापमान काफी बढ़ा हुआ है ना, मानते कि नहीं मानते? अब देखिए इसका ये कारण ये नहीं कि चुनाव है, चुनाव में तो तापमान ऐसे ही बढ़ जाता है, लेकिन दिल्ली में जो तापमान बढ़ा हुआ है इसका बहुत बड़ा कारण है कि गर्मी बहुत बढ़ रही है ना, ऐसे समझिए। दिल्ली में अभी तापमान काफी बढ़ा हुआ है, इसके कारण क्या हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या बोलेंगे कि अरे एसी खरीद लो, कूलर खरीद लो। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग अब क्या कर रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं। लेकिन कल को कोई व्यक्ति आके बोले कि मेरा एसी खरीदने का अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? अजीब नहीं लगेगा? एसी एक ऐसी चीज है जो अंततोगत वो बिजली की खपत है ना, उसको जिस प्रकार से वो यूज कर रही है, जो खर्चा हो रहा है खपत, और साथ ही साथ जिस प्रकार से एसी में से कुछ तत्व निकलते हैं वो और गर्मी को बढ़ाते हैं। तो आपका अगर आप एसी की मांग करेंगे, ये अधिकार नहीं है, ये हो गया आपका स्वार्थ। और कोई भी समाज आपके एसी के अधिकार की मांग को कभी भी मान्यता नहीं देगा, चाहे आप विकास की कोई भी परिभाषा बोल दें, चाहे आप निजी स्तर पर उन्नति की कोई भी परिभाषा बोल दें, कोई भी समाज आपके इस अधिकार को नहीं मानेगा एक वैध अधिकार के रूप में। इसी प्रकार मान लीजिए आप वाहन खरीद लेते हैं, है ना, वाहन खरीद के आप कहते हैं कि सड़क पर जाम नहीं लगना चाहिए, जाम के विरुद्ध अधिकार। कोई भी समाज आपके इस मांग को अधिकार नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों मांगों में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्वार्थ है। इसमें सामाजिक भलाई का कोई भी कोण नहीं है। अब मैं इसी में से आपको उदाहरण देता हूं कि सामाजिक भलाई का कोण कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए इस गर्मी से बचने के लिए अब आप कहते हैं कि हमारे पास होना चाहिए वृक्षारोपण का अधिकार, है ना, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। हमारे पास होना चाहिए स्वच्छ वातावरण का अधिकार, ठीक है, हमारे पास होना चाहिए स्वच्छ हवा का अधिकार, हमारे पास होना चाहिए स्वच्छ पेयजल का अधिकार, हमारे पास होनी चाहिए बेहतर जन सुविधाएं। आप सब जानते हैं कि किसी ना किसी रूप में, चाहे कानून की शक्ल देकर ही, भारतीय संदर्भ में इन अधिकारों को एक बड़ा चोगा और इंतजाम इनके लिए किया जा रहा है, एक पूरा चोगा पहनाया जा रहा है कि ये हमारे अनुच्छेद 21 से जुड़ जाएं। मतलब क्या हुआ कि उन्हीं अधिकारों को मान्यता दी जाती है जिससे सामाजिक भलाई, ठीक है, सामाजिक स्तर पर प्रगति, सामाजिक शुभ, सामाजिक कल्याण संभव हो सके। इसीलिए याद रखिएगा, ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं कि बिना समाज के, ठीक है, अब एक बड़ी बात मैं आपको फिर बता देता हूं, एनसीईआरटी के अनुसार बिना समाज के संभव नहीं है, ठीक है, अधिकार संभव नहीं है। अधिकारों के, बिना अधिकारों के नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यक्ति तथा समाज को एक दूसरे के प्रति इस बात को समझना चाहिए कि व्यक्ति के अधिकारों के बिना समाज का कल्याण संभव नहीं है, और व्यक्ति को यह बात समझना चाहिए कि सामाजिक भलाई के बिना उसका अपना कल्याण संभव नहीं है। अगर बेहतर वृक्षारोपण होगा, बेहतर वातावरण होगा, बेहतर हवा होगी, बेहतर पेयजल होगा, तो उसको जीवन जीने के ज्यादा बेहतर विकल्प मिलेंगे। इस बात को एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रही है। अब यहां पे राज्य क्या करता है? देखिए, राज्य का प्रमुख अर्थ क्या हुआ? अब राज्य इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि वो अधिकार देगा,
ये अधिकार पहले से ही मौजूद हैं, इन्हें सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। राज्य केवल इन शर्तों को लागू करता है। यानी राज्य का काम है पहले से ही मौजूद अधिकारों को, जो अधिकार हमारे पहले से मौजूद हैं, इन मौजूद अधिकारों को प्रवर्तन में लेकर आना, इन्हें लागू करना। और राज्य का सबसे प्रमुख काम होता है कि जो व्यक्ति है उसकी जो खुशी है, उसके जीवन की जो बेहतरी है, इसके लिए परिस्थितियों बनाना, या अगर व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसके अधिकारों को बनाए रखने के लिए उचित निवेश करना। और यही ये बात की जाती है कि यदि कोई राज्य इस काम को करने में असफल हो रहा है तो कोई भी गलत बात नहीं होगी कि आकर बाकायदा बहुत सारे लोग ये कहें कि अब इस राज्य ने हमारे प्रति, हमारी जो निष्ठा है इसके प्रति, उस दावे को खो दिया है ना। इसको आप चाहें तो अलग तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आप राज्य की बात करेंगे तो राज्य अब क्या करेगा, राज्य का काम यहां पे थोड़ा सा अब बदल गया। जो हमारा राज्य है इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों अस्तित्व में है? ये उद्देश्य में है कि मानव का जीवन बेहतर कर सके। ठीक है, ये प्रमुख बात है इसका। मानव जीवन को ये बेहतर करने के लिए उद्देश्य में आया है, इसको जन्म दिया गया है, इसको उत्पन्न किया गया है। मानव जीवन को बेहतर करने के लिए राज्य को कई प्रकार के परिस्थितियों में निवेश करना होता है या कुछ काम करना होता है। मसलन मान लीजिए हम पूछें कि मानव जीवन को कैसे बेहतर किया जाएगा, आप इसे पूछ लिया जाए तो आपके पास क्या क्या उदाहरण रहेंगे। नंबर 1 मैं कहूंगा, सबसे पहले आपको शिक्षा मिले, आपको अपना कौशल विकसित करने का मौका मिले, रोजगार के गरिमा से पूर्ण, ध्यान रखिएगा, गरिमा आधारित रोजगार आपके पास रहे, आपके प्राण की स्वतंत्रता हो, है ना, प्राण सुरक्षित रहे, आपके साथ समान आधारों पर व्यवहार किया जाए, यानी कि भेदभाव ना हो। अब इन सबको पूरा करने के लिए राज्य को क्या करना है, राज्य को परिस्थिति का निर्माण करना है। इसीलिए उसको इतनी ताकत दी गई है। हम लोगों ने राज्य क्यों बनाया है कि राज्य अब इसको पूरा करने के लिए परिस्थितियां बनाए। तो राज्य क्या करेगा, मान लीजिए अगर उसे अच्छे स्कूल शिक्षा देनी है तो सबसे पहला काम, विद्यालय खोलिए, बहुत सारे विद्यालय के साथ शिक्षकों की भर्ती, अध्यापन बेहतर हो, अध्ययन की सामग्री आदि। कौशल विकसित करना है तो बहुत बड़ी बात है, राज्य को कौशल विकास कार्यक्रम चलाने चाहिए, राज्य को उचित अवसर प्रदान करने चाहिए कि व्यक्ति अपने कौशल का विकास कर सके। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए राज्य को रोजगार गरिमा से पूर्ण देना है तो उसे समाज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए, समाज में से शोषण का अंत करना चाहिए, यह नहीं कि शोषण होता रहे। प्राण की स्वतंत्रता के लिए राज्य को सभी व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है। जब राज्य इस प्रकार से काम करता है तब हम कहते हैं कि राज्य क्या कर रहा है, हमारे अधिकारों को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। और यहीं पे एनसीईआरटी कहती है कि यदि मान लीजिए कोई राज्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक शर्तों के अर्थ में अधिकारों को बनाए रखने में विफल रहता है, मतलब राज्य ये काम नहीं कर पाए, तो वह व्यक्ति की निष्ठा के प्रति अपने दावों को खो देता है। अब देखिए, बहुत बड़ी बात एनसीईआरटी ने कह दी है। यहां एनसीईआरटी ये नहीं कह रही है कि आप जाके विद्रोह कर डालें या बगावत कर डालें, बात ये नहीं हो रही है। एनसीईआरटी ये तर्क दे रही है कि राज्य की जो वैधता है वो अधिकारों के संबंध में इसी बात पर टिकी हुई है कि वो मनुष्य के जीवन को बेहतर करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर आप इसको बहुत ही सरल उदाहरणों से समझना चाहें
तो इसका सबसे सरल उदाहरण है जब चुनाव में सरकार परिवर्तन हो जाता है। आपने कभी सुना नहीं है, अरे ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, इस बार इसको वोट नहीं देंगे, इस तरह की बातें। जब सरकार में परिवर्तन कर दिया जाता है, तो क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ना, ये सरकार हमारे लायक अब नहीं रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब देखिए, अभी तक जो बातें हुई उनमें स्पष्ट हो गया कि ये जाहिर सी बात है कि राज्य और अधिकारों के बीच में एक संबंध तो है। मुख्य संबंध क्या है? राज्य हमें अधिकार देते नहीं है, राज्य हमारे मौजूद अधिकारों को प्रवर्तन में लाते हैं, उन्हें लागू करते हैं, उनको और सशक्त करते हैं। राज्य हमारे अधिकारों को प्रवर्तन में लाते हैं, लागू करते हैं, सशक्त करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पहले से ही एक नैतिक दावे के रूप में अधिकार मौजूद है ना, क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि अधिकार क्या होते हैं? अधिकार हैं किसी व्यक्ति के नैतिक दावे, अधिकार हैं किसी व्यक्ति की नैतिक मांग। हाँ, अगर हम ऐसे समझें तो एक प्रश्न उठता है, सफलता के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो कहानी बदल जाएगी। यानी कल जो मैं आपको एक बॉक्स की तरह समझा रहा था, उसी को मैं फिर बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आप इसे सफलता के दृष्टिकोण से देखें, सफलता इस बात पर टिकी हुई है कि राज्य किसी अधिकार को कानूनी मान्यता देता है कि नहीं देता है, या सरकार या कानून के समर्थन प्राप्त नैतिक मांगों की सफलता दर उन नैतिक मांगों से ज्यादा होती है जो भले ही अधिकार के रूप में मौजूद हों पर उन्हें कानून का समर्थन प्राप्त न हुआ हो। मतलब कि अक्सर आप पाएंगे कि यदि किसी अधिकार पर राज्य ने ठप्पा लगा दिया है तो वो अधिकार सफल हो जाता है, उस अधिकार को लागू कर दिया जाता है। और इसीलिए अक्सर ये देखा गया है कि कई सारे देशों के संविधानों में एक अधिकारों का मुखपत्र होता है। अधिकारों के मुखपत्र को हम लोग कहते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स। अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जिसे हम मूल या मौलिक अधिकार कहते हैं वो कहलाता है हमारे संविधान का अधिकारों का मुखपत्र। सबसे पहले इसे संविधान में जोड़ने की जो कवायद थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में हुई थी। ठीक है, और अक्सर जब आप इन्हें संविधान में जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? संविधान तो किसी भी देश का आधारभूत कानून है, संविधान ही सबसे प्राथमिक कानून है। तो ऐसी परिस्थिति में साफ नजर आता है कि वो प्राथमिक हो जाते हैं, है ना, क्योंकि वो किस में भाग बने हुए हैं? संविधान का भाग है। जैसे मूल अधिकार क्या है? हमारे बुनियादी महत्व के अधिकार है, वगैरह वगैरह। और जब इन्हें पूरक कर देते हैं तो एक और बात याद रखिएगा कि अक्सर इनका चरित्र कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। ठीक है, सार्वभौमिक। तो आइए इस बिंदु को जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल आप लोगों को पढ़ाते हुए मैंने एक तर्क आपसे दिया था कि एक होता है अधिकार जिसे हम नैतिक मांग की तरह देखें। कैसे देखेंगे हम लोग? अधिकारों को एक नैतिक। अब अगर हमें यह जानना हो कि ये मांग कितनी सफल होगी, तर्क क्या है? हमें यह जानना हो कि कितना सफल हो पा रहा है, इसकी सफलता की दर देखनी हो, तो ये अधिकारों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इन्हें राज्य द्वारा कानूनी संरक्षण मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, यह बात है। और अक्सर क्या होता है, राज्य सरकार, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं, राज्य अपने आप में लिख देना काफी है। यदि इन्हें कानूनी संरक्षण मिला हो तो सफलता की दर बढ़ जाएगी। इस कानूनी संरक्षण को देने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि संविधान में क्या कर दिया जाए? अधिकारों के मुखपत्र को जोड़ दिया जाए। संविधान में ही अधिकारों का मुखपत्र। ठीक है,
देखिए, जब कभी भी अधिकारों के मुखपत्र की बात होती है तो हमेशा याद रखिएगा, अधिकारों के मुखपत्र क्या होते हैं? ये दरअसल बुनियादी अधिकार होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम किसी भी संदर्भ की बात करें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम अमेरिकी संदर्भ की बात कर रहे हैं या हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये वो अधिकार हैं जो सभी के लिए हैं। इसीलिए इन बुनियादी अधिकारों को बोला जाता है कि इनका चरित्र कैसा होता है? सार्वभौमिक होता है। मतलब क्या हुआ? सबके लिए ये हैं, सबके लिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हालांकि कुछ कुछ देशों के संविधानों में इनके साथ एक प्रकार की पृष्ठभूमि भी जुड़ी होती है। इन्हें एक संदर्भ आधारित आवरण भी दिया जाता है। जैसे यदि आप मूल अधिकारों की बात करें तो सार्वभौमिक कौन से होंगे? तो सार्वभौमिक का सबसे अच्छा जो उदाहरण रहेगा वो हमारे पास रहेगा, मान लीजिए भाषण, या जिसे हम वाक भी कहते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये एक सबके लिए है। चाहे किसी भी देश की बात करें, हर लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के अधिकार की बात की जाती है, इसे सही माना जाता है। और अगर इसकी बात करें कि जो पृष्ठभूमि से निकल के आ रहा हो, किसी समाज के ऐतिहासिक परंपरागत किसी अत्याचार का दर्शन दे रहा हो, तो इसका उदाहरण क्या होगा? भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो अस्पृश्यता है ना, अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ये ऐसा एक मुद्दा है जो अन्य देशों में आपको नहीं मिलता। इसीलिए एनसीईआरटी हमें बताती है कि देखिए, कुछ देशों में मौलिक अधिकारों को अधिकारों के रूप में कुछ दावों द्वारा पूरक किया जाता है जो प्रासंगिक और ऐतिहासिक महत्व के हैं। उदाहरण, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान, यह भारत में पारंपरिक सामाजिक प्रथा की ओर ध्यान आकर्षित करता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि लोग तर्क देते हैं, ठीक है, लोग ये तर्क देते हैं कि देखिए, अधिकार अंत में हैं क्या? अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दावे ही तो हुए, और अगर ये दावे मान्यता इनको राज्य दे रहा है तो इसे आप सीधा राज्य वाला माने। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अभी तक हम लोगों ने कैसे समझा। हमने ये जाना कि अधिकार हो गए हमारे दावे, है ना। या एक मिनट, मैं पीछे ही आपको समझाता हूं, इसी पेज पे देखिए। अभी हमने जाना कि अगर अधिकारों को सफलता राज्य द्वारा कानूनी संरक्षण देके मिल रही है तो हम इसे नैतिक मांग क्यों कह रहे हैं? ये कहना अनुचित है। क्यों ना ये कहा जाए कि अधिकार है क्या? ऐसा क्यों ना कहा जाए? क्यों ना यह कहा जाए कि अधिकार क्या है? अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मांग है। ठीक है, अच्छा, इस बात में दम बहुत है। कैसे है उसे इस पेज पे समझते हैं। क्या अधिकार या अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मांग कहना उचित है? मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो अभी तक तो देख के लग रहा है कि ये बहुत सही चीज है, ये तो बहुत सही बात हो रही है ना। जैसे ऐसे सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अनुच्छेद 17 नहीं होता, अगर अनुच्छेद 17 नहीं होता तो क्या अस्पृश्यता का अंत हो पाता? आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो नहीं हो पाता। मान लीजिए मैं कहूं कि अगर अनुच्छेद 23 और 24 नहीं होते भारतीय संविधान में, तो क्या
मानव व्यापार, ठीक है, या बेगारी, या बच्चों को जबरन काम पे लगाना, ठीक है, उनको जबरन काम पे लगाना, क्या ये बंद हो पाता? तो आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल नहीं हो पाता। अच्छा, मान लीजिए मैं कहूं कि अगर मान लो अनुच्छेद 14 नहीं होता तो क्या भारत में समानता आ पाती? तो आप बोलेंगे कि सर नहीं आ पाती। अगर मैं कहूं कि अच्छा मान लो अगर अनुच्छेद 15 नहीं होता तो क्या भेदभाव का अंत हो पाता? तो हो सकता है कि आप में से कई सारे विद्यार्थी कहें कि ऐसा नहीं हो पाता। तो अगर आपकी ये सोच है तो जाहिर सी बात है आप इस तर्क के पक्ष में होंगे कि हां, अधिकारों को राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मांगे कह देना फिर एक उचित परिभाषा है। हम क्यों ये कह रहे हैं कि नहीं नैतिक मांग पे ज्यादा जोर है? देखिए एनसीईआरटी यहां पे हमें कुछ समझाना चाह रही है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये सत्य है, लोग तर्क देते हैं कि अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त दावे हैं, निश्चित रूप से इससे मदद भी मिलती है, ठीक है, मदद भी मिलती है, लेकिन ये अधिकारों की बुनियाद नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, ये वो बुनियाद नहीं है जिसके ऊपर या जिसके आधार पर अधिकारों का दावा किया जाता है। एनसीईआरटी यहां पे एक पॉइंट जोड़ती है, एक अच्छे गरिमा में जीवन का क्या मतलब है, इसका विचार मायने रखता है, और किसी मांग को दावे में विकसित करने का आधार यह विचार बनता है। अब मैं आपको समझाता हूं इन्हीं उदाहरणों से जो अभी हम लोगों ने देखा। देखिए जब आप अनुच्छेद 17 की बात करें तो यहां पे मुख्य बात क्या है कि व्यक्ति के साथ गरिमा आधारित आचरण होना चाहिए, आचरण या व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, यह हो गया एक विचार। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि समाज में कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए जैसी मैं ये बात कहता हूं कि हां कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए, ये क्या है, एक विचार है। इसी प्रकार मान लीजिए हम तीसरे को देखें कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये क्या हो गया, एक विचार हो गया। चौथा मान लीजिए हम कहें कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये वो विचार है। इन विचारों को आधार बनाकर ये विचार क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। इन विचारों को आधार बनाकर अधिकार आते हैं नैतिक मांग के रूप में, और इन नैतिक मांगों को मान्यता प्रदान करके राज्य क्या करता है, इन्हें कानूनी आवरण देता है। इसीलिए कभी भी यह कहना कि हां अधिकार तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मांगे हैं, यह गलत है। अधिकार नैतिक मांगे ही रहती हैं। यही बात एनसीईआरटी हमें समझाना यहां चाह रही है। परंतु हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि ज्यादातर अधिकार जो होते हैं वो राज्य की ओर निर्देशित होते हैं। मतलब हम राज्य से ही ये बात कहते हैं कि हमारे इस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हम राज्य से ही इसकी बात के मांग उठाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है, तो आप राज्य के विरुद्ध मांग करते हैं। इसीलिए कई बार एक तर्क चलता है कि बताइए अधिकार आखिर क्या है। तो दरअसल अधिकार क्या है, ये राज्य के विरुद्ध है ना, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति या नागरिकों के
नागरिकों के दावे हैं। ये बात याद रखिएगा, ये क्या है, व्यक्ति या नागरिकों के दावे हैं। जैसे कि आगे जब आप पढ़ेंगे मंडे की कक्षा में, तो उसमें आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। तो राज्य किसी के भी साथ ऐसा नहीं करेगा। तो आप किससे मांगेंगे अधिकार? राज्य से मांगेंगे ना। अगर कहा जा रहा है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगा, तो अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप किससे जाके हक मांगेंगे? राज्य से मांगेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये राज्य की ओर निर्देशित होते हैं। लोग अधिकारों को के माध्यम से राज्य से मांग करते हैं, इसलिए ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति या नागरिकों के दावे या मांगे हैं। जैसे कि मान लीजिए जब कभी भी अधिकारों की बात होती है तो वो राज्य पर हमेशा कुछ करने या न करने का दायित्व डालते हैं। जैसे कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो कहेंगे राज्य को क्या करना है, कुछ अधिकार ऐसे होंगे जो साफ स्थापित कर देंगे राज्य को क्या नहीं करना है। मसलन उदाहरण के लिए मान लीजिए हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य उस व्यक्ति को अपने हिसाब से गिरफ्तार नहीं कर सकता। और अगर राज्य को गिरफ्तार करना है तो कैसे करेगा? राज्य को सुनिश्चित करना है कि वो अधिकारों का बिना उल्लंघन किए उसे गिरफ्तार कर रहा है। इसीलिए राज्य का बोलेगा, वारंट लेके आएगा कि देखिए मैंने वारंट लेके आया हूं, और प्रक्रिया का पालन होगा। गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। ये सारे काम करने होते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि यह सत्य है कि राज्य संप्रभु है। यह सत्य है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को एकदम अच्छे से लागू किया जा सकता है, क्योंकि राज्य शक्तिशाली भी है। मतलब किसी भी लोकतांत्रिक समाज में या अन्य समाजों में इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को अच्छे से लागू किया जाता है। हालांकि हमारा प्रश्न यह है कि आखिर राज्य किस लिए अस्तित्व में है? आखिर राज्य को इतनी शक्तियां क्यों दी गई हैं? और यहां पे स्पष्ट उत्तर हमें मिलता है कि राज्य को इतनी शक्तियां इसलिए दी गई हैं कि वो दरअसल जनता की भलाई कर सके। राज्य को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसका काम है जनता की भलाई के लिए कानून बनाना। जनता की भलाई के लिए कानून तभी बन सकते हैं जब वो अधिकारों का सम्मान करते हो। मतलब संप्रभु राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के लिए होता है। जन अधिक मायने रखते हैं और उनकी भलाई का ध्यान सत्ता में मौजूद सरकार को रखना चाहिए। शासक अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होते हैं और उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद होता है। इस प्रकार हमें दिखता है कि कैसे अधिकार और राज्य के बीच में एक संबंध है। यानी अधिकार नागरिकों या व्यक्तियों के राज्य के विरुद्ध दावे हैं और इन्हें सीधा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त मांग कहना अनुचित है, क्योंकि वो अधिकार केवल मान्यता प्राप्त दावे तक सीमित नहीं बल्कि अधिकार तो उन विचारों से निकल रहे हैं जहां से नैतिक मांगे आती हैं, और उन मांगों को आधार बनाकर राज्य कानून बनाता है। तो सीधे ये कहना कि राज्य द्वारा बनाए गए या मान्यता प्राप्त मांगे हैं अधिकार, ये गलत है, ये अधूरा ज्ञान है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या अधिकार असीमित होते हैं? जैसे ध्यान है ना, हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था में असीमित स्वतंत्रता है, तो क्या अधिकार वाकई असीमित होते हैं? इसका सीधा उत्तर है अधिकार असीमित नहीं होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। कोई भी यदि आपसे कह रहा कि अधिकार असीमित हैं, वो गलत बात है। ऐसा नहीं है, अधिकार असीमित नहीं होते हैं, सीमित होते हैं। लेकिन इनको सीमा में किस प्रकार रखा जाता है? आखिर वो तर्क क्या है कि अधिकारों को सीमा में रखा जाए? तो यहां विचार ये चलता है कि हमेशा व्यक्तियों को एक कल्याण की अवधारणा को लेकर चलना चाहिए। देखिए, एक तरफ व्यक्ति के अपने अधिकार हैं, ठीक है, एक तरफ व्यक्ति का अपना कल्याण है, एक तरफ व्यक्ति का अपना सुख है। उसी समय एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति का अपना कल्याण तभी तक चल सकता है जब तक वो दूसरों के कल्याण से जुड़ा हुआ हो, और जब वो समाज से जुड़े होते हैं और ये सुखद समझौता कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, तब जाके उसके अधिकार बेहतर हो पाते हैं। वही उदाहरण फिर से बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए अगर व्यक्ति चाहे तो उसे ठंडा वातावरण मिल सकता है, वो जाए एसी खरीद ले, लेकिन यदि व्यक्ति पर्यावरण को बचाने की मुहिम का भाग बन जाए
तो उसको निजी स्तर पर भी वातावरण अच्छा मिलेगा और इसी समय सामाजिक स्तर पर भी परिवर्तन हो जाएगा। इस तरीके से हमें बिंदुओं को समझने की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति के अधिकार उसके साथी मनुष्यों के अधिकार से सीमित हो जाते हैं। अब आप जरा सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति आके बोले कि वो धूम्रपान करना चाहता है, तो आप लग जाओ करो। लेकिन अगर उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हो तो क्या आप उसे करने देंगे? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग करने दें। बुजुर्ग व्यक्ति को हटाकर यदि मैं मान लीजिए एक शिशु रख दूं, बच्चा रख दूं, तो क्या बच्चे के सामने आप किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने देंगे? आप नहीं करने देंगे, है कि नहीं? इतना ही नहीं, मान लीजिए आप लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो इसी मेट्रो में धूम्रपान करूंगा, तो उसे सीधा क्या बोला जाएगा कि मेट्रो परिसर में धूम्रपान करना वर्जित है। क्यों किया गया? ताकि बाकी व्यक्तियों के स्वच्छ हवा का अधिकार बरकरार रहे, इसलिए आपके एक अय्याशी की मांग को रोक दिया गया। यही बात है। कोई भी व्यक्ति सड़क पे आके ये नहीं बोल सकता कि हाँ मैं ट्रैफिक जाम के विरुद्ध अधिकार चाहता हूं, मैं एसी के लिए अधिकार चाहता हूं, मुझे प्राइवेट फ्रिज मिले इसका अधिकार चाहता हूं। नहीं, उनके अधिकार वही होते हैं जो बाकी समाज के मुद्दों से सरोकार रखते हों। इसी प्रकार अगर प्रभावी ढंग से यदि आपको अधिकार को लागू करना है तो अधिकारों का सामाजिक नियंत्रण द्वारा सीमित किया जाना आवश्यक है। देखिए, कई बार आपके मन में सवाल उठता होगा कि समाज को इतनी शक्ति क्यों दी जा रही है? समाज बना किससे है? हम बहुत सारे व्यक्तियों ने हमारे बीच में मौजूद शक्ति संबंधों और हमारी पारस्परिक निर्भरता के कारण समाज अस्तित्व में आता है। उदाहरण से समझ लीजिए, मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, लेकिन इस शर्ट को मेरे घर तक लाने के लिए मैं बहुत सारे चीजों पर निर्भर था। मसलन उदाहरण देता हूं, नंबर 1, किसी व्यक्ति ने इस शर्ट को बनाया होगा, हाँ या ना? किसी व्यक्ति ने इस शर्ट में जिस फाइबर का इस्तेमाल हुआ है उसके लिए खेती की होगी, किसी व्यक्ति ने उसके घर पे उन बीज को पहुंचाया होगा, कहीं से सिंचाई के इंतजाम हुए होंगे, किसी व्यक्ति ने समय लगाकर फसल की निगरानी रखी होगी, किसी व्यक्ति ने फसल को काटा होगा, फिर कहीं ये रॉ मटेरियल की तरह पहुंचा होगा, फिर किसी ने इसकी सप्लाई किसी फैक्ट्री में की होगी, वहां पर ये शर्ट बन रहा है तो वहां कोई लेबर काम कर रहा होगा, फिर ये पूरे के पूरे तंत्र के साथ भारत के किसी दुकान में पहुंचा होगा, उस दुकान में कोई ना कोई व्यक्ति इस शर्ट को बेच रहा होगा, वहां जाके मैंने इसे खरीदा होगा और खरीदने के लिए भी मुद्रा मुझे किसी न किसी रूप से मिली होगी जहां पे मैं पारस्परिक रूप से निर्भर रहा हूं। वहां पहुंचने के लिए भी हो सकता है कि मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया होगा। यानी जब आप देखते हैं तो आपका जीवन क्या है? आपका जीवन अपने दम पे थोड़ी चलता है, ये पारस्परिक निर्भरता और सामाजिक अलग ताने बानों से ही आपका जीवन चलता है। इसीलिए यदि हम स्वार्थी होकर केवल अपने अधिकारों की बात करेंगे तो वो कहां तक जायज है। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि यदि अधिकारों को प्रभावी बनाना हो, अगर हम चाहते हैं कि हमें ये प्रभावी ढंग से प्राप्त हो, तो इसके लिए इन पर सामाजिक नियंत्रण होना आवश्यक है। यहां से आपका एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि अधिकारों पर सामाजिक नियंत्रण क्यों जरूरी है? तो उत्तर क्या होगा? अधिकारों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कराने के लिए इन पर सामाजिक नियंत्रण आवश्यक होता है। एक ये बिंदु है। अब एनसीईआरटी क्या करती है? हमें संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण देती है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जब संविधान बना तो उस समय जो 10 अमेंडमेंट्स के माध्यम से, शुरुआती 10 संशोधनों के माध्यम से जोड़े गए जो भाग हैं वो कहलाते हैं मौलिक अधिकार या उनके अधिकारों का मुखपत्र। ठीक है? और जब इनको जोड़ा गया तो इन अधिकारों या इस अधिकार के मुखपत्र में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं लगाई गई थी। हालांकि समय के साथ क्या पाया गया अमेरिका में? समय के साथ पाया गया कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना मुश्किल हो रहा था, भ्रष्टाचार को कम करना मुश्किल हो रहा था, अपराध को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को कम करना भी मुश्किल हो रहा था। इसके लिए अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मामलात पहुंचे और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई शक्ति का विकास किया। उसे कहते हैं निहित शक्ति का सिद्धांत। ये रहा निहित शक्ति का सिद्धांत। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर, जिसके तहत एक समन्वय एजेंसी के रूप में राज्य के पास यह निहित शक्ति होती है कि वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दे। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक भलाई और सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार मिले,
इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे अधिकारों पर राज्य क्या करता है, सीमाएं लगाता है। लेकिन यहीं से एक सवाल बनता है, क्या ये सीमाएं राज्य अपने लिए लगा रहा है या इन सीमाओं को इसलिए लगाया जा रहा है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार समान रूप से मिल सके और सामाजिक कल्याण हो सके? तो उत्तर है सामाजिक कल्याण और सभी व्यक्तियों को अधिकार समान रूप से मिल सके, इसके लिए हमारे अधिकारों पर व्यक्तिगत रूप से सीमाएं लगाई जाती हैं। इसका कहीं से भी अर्थ नहीं हुआ कि राज्य अपने लिए हमारे अधिकारों पर सीमाएं लगाता है। अगर ऐसा हो गया तो जाहिर सी बात है देश में सीमित सरकार नहीं रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर हमें अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? तो कायदे से आपने बहुत सारे अब तर्क जान लिए हैं, लेकिन जो हमारी ये न्यू एनसीईआरटी है ना, तो न्यू एनसीईआरटी की 11th क्लास जो पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत वाली, इस पुस्तक में ये दो बड़े तर्क मिलते हैं। और जब आप 9th क्लास की किताब उठाते हैं लोकतांत्रिक राजनीति 1, उसमें जो अध्याय नंबर 5 है लोकतांत्रिक अधिकार, उसमें 3 से 4 तर्क और मिलते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे तर्क हैं जिसे हम जोड़ सकते हैं, परंतु एनसीईआरटी हमें ऐसे तर्क देती है जो एकदम आधारभूत हों। मसलन पहला, सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। यानी यदि यूपीएससी आपसे पूछे कि अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, तो उसका पहला उत्तर होगा आमतौर पर अमूमन सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता है। अब इसी बिंदु को एनसीईआरटी व्याख्या इसकी कर रही है। देखिए क्या है, अधिकार मुख्य रूप से वे दावे हैं जिन्हें हम दूसरों के साथ सम्मान और गरिमा का जीवन जीने के लिए आवश्यक मानते हैं, या मैं इसको पर्सनल टेंस में लिख रहा था तो मैं आवश्यक मानता हूं। यानी मान लीजिए मेरे पास अधिकार है स्वतंत्रता का, तो मुझे स्वतंत्र होना चाहिए कि मैं जीवन जी सकूं और मैं दूसरों को सम्मान भी करूं कि उनके पास भी यही स्वतंत्रता है। यह उन स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से आत्मसम्मान और गरिमा के स्रोत के रूप में देखते हैं। अगर अधिकार होता है गरिमा के साथ जीना, अगर अधिकार है कि भेदभाव न हो, तो जब समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, जब समाज में किसी को भी हीन भावना से नहीं देखा जाएगा, तो हम सामूहिक रूप से सबके लिए गरिमा का वातावरण बना रहे होंगे। इसी बात को एनसीईआरटी यहां बता रही है। उदाहरण के लिए अब देखिए, आजीविका का अधिकार, अगर आपको रोजगार मिल जाए तो आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो सम्मान के साथ जुड़ा हुआ लाभकारी रोजगार आपके गरिमा के जीवन के संभावनाओं को बढ़ाता है। अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है? देखिए, स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का अधिकार, आप रचनात्मक हो पाते हैं, आपको मौलिक होने का अवसर देता है। आप चाहें तो लेखन में मौलिक हो, नृत्य में मौलिक हो, संगीत में मौलिक हो, या किसी अन्य रचनात्मक गतिविधि में आप मौलिक हो। और ये तो लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार के प्रति यदि आपको अपनी बात कहनी हो, अपना तर्क प्रस्तुत करना हो, तो अभिव्यक्ति के माध्यम से आप कर सकते हैं और यह आपकी शासन में भागीदारी को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, यह भी जरूरी है समझना कि अधिकार सभी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी प्रकृति सार्वभौमिक किस्म की होती है कि ये जो अधिकार हैं ये सबके लिए हैं, सबके लिए जरूरी है। तो पहला हो गया सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीने के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? अधिकार हमारी सामाजिक भलाई या सामाजिक शुभ के लिए आवश्यक है। अधिकारों के माध्यम से हम पूरे समाज की भलाई को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी अगर पर्सनल भलाई की हम बात करें, शिक्षा मिली तो कौशल विकसित हुआ, बेहतर काम कर पाएंगे। रोजगार मिलेगा तो आमदनी बेहतर होगी, अच्छा जीवन जी पाएंगे। प्राण के अधिकार की स्वतंत्रता है, उसकी सुरक्षा है, तो जीवन जी रहे हैं, निश्चिंत रहेंगे कि हमारे प्राण सुरक्षित हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार है तो निश्चिंत रहेंगे कि हमारे साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो हम समझ पाएंगे कि जो मेरी आस्थाएं हैं, मैं उन आस्थाओं के हिसाब से अपना निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन चला सकता हूं। मतलब क्या हुआ कि अधिकार क्या करते हैं? हमारी भलाई और हमारे कल्याण के लिए काम करते हैं। ठीक है, और ऐसे तमाम वो चीजें जो हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए हानिकारक हों, उसका निषेध भी करते हैं, उसे अधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब कल को आप बोलें
कि मैं धूम्रपान का अधिकार चाहता हूं, मैं मदिरा पान का अधिकार चाहता हूं, मैं ड्रग्स का अधिकार चाहता हूं, तो ये नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी देखिए क्या कह रही है। एनसीईआरटी लिखा है, अधिकार उन बातों का घोतक हैं जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ये पहला चीज। दूसरा है लिखा हुआ एक जगह कि अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, ये लोगों को उनकी दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। तो एनसीईआरटी में ही ये दोनों बिंदु मौजूद हैं। लेकिन लोकतंत्र के लिए अधिकारों की और स्पेशल क्वालिटी है। जैसे अगर यह पूछा जाए कि आखिर लोकतंत्र के लिए अधिकारों की क्या जरूरत है, तो हमारा उत्तर क्या क्या होगा? नंबर 1, ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब यदि आपको जानना हो कि लोकतंत्र स्थापित रहे, लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र निरंतर रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको अधिकार की आवश्यकता होती है। क्यों? वोट देने का अधिकार लोकतंत्र में है, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार लोकतंत्र में मिलता है, शासन से संबंधित प्रक्रियाओं या गतिविधियों का भाग बनने का अधिकार लोकतंत्र में है। यानी लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र का संरक्षण और लोकतंत्र में निरंतरता को बरकरार रखने के लिए अधिकार जरूरी हैं। यह पहला बिंदु। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक चुनाव के लोगों के पास अपने विचारों को व्यक्त करने, राजनीतिक पार्टी बनाने और गतिविधियों की स्वतंत्रता का अधिकार होता है। यानी कि लोकतंत्र का चरित्र लोकतांत्रिक रहे। लोकतांत्रिक चरित्र को बरकरार रखने के लिए भी हमें लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ बहुसंख्यकवाद नहीं होता है। हो सकता है कि समाज में वोट प्राप्त करने के लिए या वोटों के माध्यम से एक ऐसा हठी व्यक्ति सत्ता में आ जाए जो चाहता हो कि बहुसंख्यक आधारों पर ही सत्ता को चलाया जाए। ऐसा हमने जर्मनी में हिटलर के शासन के काल में देखा है। तो यहां पे हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि हिटलर क्यों आ पाया, क्योंकि लोकतंत्र के अर्थ को हम भूल गए। लोकतंत्र बहुसंख्यकवाद नहीं होता है, और लोकतंत्र में अधिकार वो एकमात्र रास्ता है जिनके माध्यम से बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। यह स्थिति बिगड़ने पर एक गारंटी के रूप में कार्य करते हैं कि मान लीजिए जैसे जर्मनी में अगर ये लागू होता तो जब यहूदियों के साथ गलत चीज हो रही थी तो उस टाइम पे उनका कोर्ट उनको बचा लेता, तो वहां ये लागू नहीं थे। चौथा क्या है? संविधान में जब हम कुछ चीजों को दर्ज कर देते हैं अधिकार के रूप में, तो इनका स्थान सरकार से भी ऊपर हो जाता है। इसका मतलब सरकार भी इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यहीं से अर्थ निकलता है कि एक तरफ लोकतंत्र में अधिकार बहुसंख्यकवाद से बचाते हैं, ठीक है, बहुसंख्यकवाद से संरक्षण प्रदान करते हैं, अल्पसंख्यकों को बचाते हैं, ठीक है, उससे बचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में अधिकार सीमित सरकार का निर्माण करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हमें जानना हो कि क्या है जरूरी, तो देखिए कितना अच्छे से एनसीईआरटी ने लिखा है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे बढ़, अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगर कुछ नागरिक दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहें तो स्थिति बिगड़ सकती है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब बहुमत के लोग अल्पमत में आ गए
लोगों को प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन कई बार चुनी हुई सरकार भी अपने ही नागरिकों के अधिकारों पर हमला करती है, या संभव है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न करे, जैसे कि सऊदी अरब में हुआ या अभी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के अधीन हो रहा है। इसीलिए कुछ अधिकारों को सरकार से भी ऊंचा दर्जा दिए जाने की जरूरत है, ताकि सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में ही लिखित रूप में दर्ज होते हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो अधिकार क्यों जरूरी है ना? अधिकार, आखिर अधिकार क्यों, ये प्रश्न देखा जाए तो क्या मिलता है? सबसे पहला, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए। दूसरा, हमारे जीवन को बेहतर, सुखी और हमारी भलाई के लिए। इसी की तरह जब लोकतंत्र का आयाम आता है तो नंबर 1, लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र में निरंतरता को बरकरार रखने के लिए, लोकतंत्र के चरित्र को सुनिश्चित करने के लिए, यहीं से निकलता है। इधर देख लीजिए, हमारे राजनैतिक अधिकारों को बचाने के लिए, अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के लिए, और इसी के साथ एनसीईआरटी कहती है कि सीमित और लोकतांत्रिक प्लस संवैधानिक सरकार के निर्माण के लिए। मतलब जब कभी भी हमसे यह पूछा जाए कि आखिर लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है और लोकतंत्र में अधिकारों का क्या महत्व है, तो इसका सीधा उत्तर निकल कर आना चाहिए कि इन सब कारणों से हमें लोकतंत्र में अधिकार चाहिए। अब हमें यह भी जानना चाहिए कि इसके अलावा अधिकारों का क्या चरित्र है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, अधिकार कहां से आए हैं, अधिकार जहां से भी आए हों इनके सोच में क्या परिवर्तन हुआ है, और भारतीय संविधान में किस प्रकार के अधिकार मौजूद हैं। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। कल की कक्षा के लिए मैं आपको बता देता हूं, हम अधिकार कहां से आए हैं, मानवाधिकार का विचार, अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध, इन बिंदुओं से अच्छे से गुजरेंगे ताकि हमारे अधिकारों की सैद्धांतिक और संकल्पना आधारित समझ संपूर्ण हो जाए। आज के लिए मैं इतना ही आपको पढ़ाना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।